धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी होता है और पत्रकारों को वॉचडॉग की भूमिका में होना चाहिए। लेकिन जब सरकार पत्रकारों के खबर लिखने पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करने लग जाए तो कौन वॉचडॉग की भूमिका में रह पाएगा और कौन सा मीडिया प्रहरी बनकर खड़ा रह पाएगा। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देश के कई जाने माने संपादकों पर, जिसमें से नाम राजदीप सरदेसाई का भी आ रहा है, जिसमें से नाम मृणाल पांडे का भी आ रहा है, जिसमें नाम जफर आगा का भी आ रहा है, और भी कई बड़े बड़े पत्रकारों के नाम शुमार किए जा रहे हैं। सब पर देशद्रोह के मुकदमे लिखे गए हैं। पूरे मामले को लेकर एडिटर गिल्ड्स ने अपनी चिंता जाहिर की है। तो पहला सवाल यही रहेगा कि कहां पे किस किस पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्यों ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इन मुकदमे दर्ज होने का मतलब क्या है, और इसके अलावा क्या भारत में जो है मीडिया की आज़ादी वो सिमटती जा रही है। इंटरनेशनल इंडेक्स जो है इस बारे पूरे मामले में क्या कहता है। इन्हीं दोनों पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार, कई बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं और आज कई बड़े अखबारों में उनके अखबारात में आर्टिकल भी छपते रहते हैं। पीपल्स टुडे के वर्तमान समय में वो संपादक हैं, नाम है रवि अरोड़ा जी। उन्हीं से समझ लेते हैं कि कहाँ पे कितने पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। सर, कहाँ पे कितने पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं और कैसे कैसे पूरी घटना ये सामने आई है। घटना कह रहा हूं मैं इसको। देखिए अकरम जी, 26 तारीख को जो दिल्ली में उत्पात हुआ, किसानों के नाम पर जो कुछ खुराफातियों ने वहां पर लाल किले पर और तमाम जगह जो तोड़फोड़ की, उसके बाद एक किसान की मौत की खबर फ्लैश हुई उस खबर पर देश के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने अब ट्वीट किया और उसमें उस किसान की मौत का जिक्र किया। चूंकि शुरुआती खबरें यही आ रही थी कि किसान की पुलिस की गोली से हत्या हुई है, तो इस तरह की उन्होंने उसके अंदर अपने ट्वीट में जिक्र किया भी इस तरह से किसान मारा गया इस मामले में। उस मामले को लेकर ही आपने जैसे बताया जफर आगा, मृणाल पांडे जी और राजदीप सरदेसाई और 2 अन्य पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। उसमें हमारे नोएडा में भी हुआ है मुकदमा, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में भी मुकदमे हुए। तो इनके खिलाफ जो धाराएं हैं उसमें देशद्रोह की भी धारा है, जो कि आप समझ लीजिए कि जो बहुत संगीन मामला हो, जो आतंकवादी जैसे मुंबई में आकर खुराफात कर गए थे, सैकड़ों लोगों की हत्या कर गए थे, तो देशद्रोह तो उस तरह की चीजों पर दर्ज होता है और वो इन पत्रकारों पे कर दिया गया जिन्होंने सिंपल एक ट्वीट किया, जबकि उस दिन उस घटना को लेकर करोड़ों लोगों ने ट्वीट किए और जो भक्त मंडली है सरकार की, उन्होंने न तो न जाने क्या क्या तरह के ट्वीट किए, लेकिन संज्ञान सरकार ने केवल इन्हीं लोगों का लिया, क्योंकि ये लोग जिन समूहों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में सरकार की धारणा है कि ये हमारे खिलाफ हैं और यही अवसर है कि इनके जो लीडरान हैं, जो इनके संपादक हैं, जो अग्रणी पंक्ति में खड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको दबाव में लिया जाए और इसलिए इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। और जिसकी अभी आपने देखा कि तमाम जो मीडिया के हाउसेज हैं, जो मीडिया की संस्थाएं हैं, पत्रकारों के संस्थाएं हैं और जो सबसे बड़ी जो संपादकों की संस्था है एडिटर गिल्ड, उसने भी इसकी कड़ी निंदा की है और इन मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकार से कहा है, उसकी मांग है उनकी। आपने विस्तृत रूप से तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सवाल उठाना चाहता हूं, अभी व्हाट्सएप चैट 500 व्हाट्सएप चैटर, वो भी बाकायदा वो व्हाट्सएप चैट जिनको मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किया। आप समझ गए होंगे मैं अर्नब गोस्वामी की बात कर रहा हूं। तमाम लोग जो देश के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया कि इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। वहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है सर। और यहाँ देशद्रोह के मुकदमे ट्वीट करने पर, वो भी घटनात्मक, उसमें तथ्यात्मक कभी कभी गलती हो जाती है, वहां पे देशद्रोह लगा दे रहे हैं। अकरम जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि देश में मीडिया तो 2 खानों में बटा ही हुआ है। सरकार की भी दृष्टि 2 तरह से देख रही है मीडिया को, जो उनके भक्त हैं, जो उनके गोदी मीडिया है, चापलूस मीडिया है,
उसके प्रति उसका दृष्टिकोण डिफरेंट है, और जो सरकार की से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं उनके प्रति दृष्टिकोण डिफरेंट है। अर्नब गोस्वामी का आपने जिक्र किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जब उनको राहत मिली, जमानत मिली, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो कहा वो मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहती है कि जिस दिन भारत में किसी पत्रकार को खबर लिखने से पहले ये सोचना पड़ जाए कि कहीं इसके बदले में सरकार मेरे से कोई बदले की कार्रवाई तो नहीं कर देगी, लिखने से पहले अगर पत्रकार को ये सोचना पड़ जाए तो समझ लीजिए उस दिन देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। और इसी मामले में, अर्नब गोस्वामी के मामले में ही जो 100 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश था, वर्डिक्ट था कि एक ही मामले में विभिन्न जगह एफआईआर कैसे हो सकती है। मामला तो एक ही है, एक ही एफआईआर काफी है, तो सारी एफआईआर उन्होंने रद्द कर दी। इस मामले में भी जो विभिन्न जगह एफआईआर दर्ज हुई हैं, जो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं स्टैंड नहीं करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा इससे क्लियर होती है। इसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहूंगा जी। जब करोड़ों लोग उस दिन ट्वीट कर रहे थे, छोटे से छोटा राजनीतिक कार्यकर्ता उस पर अपनी बात कह रहा था, उसमें केवल यही पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई, और वो भी सेम नाम, वही नाम मध्य प्रदेश में रहता है, वही नाम उत्तर प्रदेश में रहता है, वही हरियाणा में रहता है। तो इससे स्पष्ट है कि कहीं एक जगह से ये सारी चीजें निर्देशित हो रही थी और उसी वजह से वही नाम बदले। कहीं अकरम रईस खान का नाम, कहीं रवि अरोड़ा का नाम, कहीं किसी रामलाल श्यामलाल का नाम क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि बातें तो सभी ने की होंगी ना उस दिन। सिर्फ उन्हीं लोगों को जो इंगित किया गया, उन्हीं लोगों को अंडरलाइन करके उनके खिलाफ एफआईआर की गई और ऐसी संगीन धाराएं सभी जगह दर्ज की गई। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा राजनीतिक मामला हो सकता है। आपने राजनीतिक मामले का जिक्र किया और सही, और आपने जो है नज़र डलवाई है। महत्वपूर्ण चीज़ आपने कही कि तमाम जगह एफआईआर दर्ज हो रही है और इन्हीं लोगों पे हो रही है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे गौरी लंकेश की हत्या हो गई शासनकाल के दौरान, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। तो आपको लग रहा है कि जो कुछ और आवाज़ें अब बची हुई हैं, चलो गोली से चुप नहीं हो रहे हैं तो मुकदमेबाजी से चुप करा दिए जाएं? अकरम जी, शायद आपके संज्ञान में होगा, आपके दर्शकों की भी शायद जानकारी में हो, नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि दुनिया भर में पत्रकारों की बहुत हत्याएं होती हैं। पिछले 23 सालों में भारतवर्ष में भी 74 पत्रकारों की हत्या हुई है जी। जैसे आपने जिक्र किया, गौरी लंकेश भी उन्हीं में से एक थी जी। जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है 2014 से, तब से 23 पत्रकारों की हत्या देश में हो चुकी है जी। सैकड़ों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं जी। एक आपको सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पत्रकारों की हत्या के मामले में भारतवर्ष तीसरे नंबर पर है। अफगानिस्तान, जहां पर आप तालिबान और तमाम तरह की चीजें देखते सुनते हैं, मेक्सिको जहां पर अशांति का माहौल रहता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत है। यानी कि पत्रकारों की हत्या के मामले में हम दुनिया में तीसरी जगह खड़े हैं। यहां तक कि पाकिस्तान भी हमसे पीछे है। यानी पाकिस्तान, जिसमें हम कहते हैं कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और वहां पर तमाम तरह के हम लोग बातें करते हैं पाकिस्तान को लेकर, उसकी स्थिति भी, वहां के पत्रकारों की स्थिति भी हमसे बेहतर है। तो ये हमारे यहाँ पत्रकारों की, समाज में गुंडा तबका, राजनीतिक तबका और ब्यूरोक्रेसी तीनों मिलकर जब हमला करते हैं तो पत्रकार की हत्या हो जाती है। और अगर सरकार की भ्रकुटी तन जाए पत्रकार के खिलाफ तो उसके खिलाफ आप देख रहे हैं देशद्रोह के और इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। ये इस समय की सच्चाई है। और खास तौर पर भारत की इस समय बात करें, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर ये खुलेआम हो रहा है। उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ में आपने देखे थे, पहले हुए थे,
अब मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो ये आम हो गया है कि एक खबर, जरा सी कोई खबर लिख दे और सरकार के संज्ञान में आ जाए कि इससे हमारी बदनामी होगी, वो तुरंत उस पर खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो ये पत्रकारों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति है, जिसकी एडिटर गिल्ड ने भी निंदा की है कि इस तरह से ये नहीं चल सकता। और वैसे भी जो ये पत्रकार अगर कोई खबर लिख रहे हैं तो कोई अपना उनका कोई विशेषाधिकार नहीं है। जैसे संविधान हमारा कहता है 19(1)(a) हमारा जो हमारे को मौलिक अधिकार देता है अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का और अपनी बात कहने का जो अधिकार देता है, उसी अधिकार का प्रयोग करते ही ये पत्रकार खबरें लिख रहा है। संविधान ने कोई विशेष अधिकार नहीं दिए हैं पत्रकारों को। हालांकि एक सम्मानीय दृष्टि से जरूर देखा जाता है, क्योंकि उसकी बात काफी लोगों तक जाती है और एक वो जिम्मेदारी को वहन किए हुए है, इसलिए उसके प्रति थोड़ी गंभीरता रहती है। लेकिन संविधान के जितने अधिकार दिए गए हैं सामान्य अधिकार, सामान्य लोगों को, उतने ही अधिकारों से पत्रकार जनता के बीच में सच्चाई को लेकर जा रहे हैं। लेकिन उस अधिकार का भी अगर हम उनसे हनन कर लिया जाएगा, अधिकार भी उनसे छीन लिया जाएगा, तो मान लीजिए फिर देश की जो डेमोक्रेसी है ये खतरे में वाकई पड़ जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा। मतलब जो इतने बड़े लोगों पे मुकदमे किए गए हैं, ये दिखा रहा है कि आने वाला जो भारत है या जो किसान आंदोलन चल रहा है और उस दौरान जो तमाम लोग आज़ाद तौर पर, स्वतंत्र तौर पर पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल बिल्कुल खतरे की घंटी है। देखिए, इस मामले में हो सकता है उनको, पत्रकारों को राहत मिल जाए, सरकार भी इसको मुकदमे को वापस ले ले या कोर्ट में कहीं वो स्टैंड नहीं कर पाए। लेकिन कुल मकसद जो है वो मकसद उनका पूरा हो रहा है। मकसद ये है कि ये संदेश देना पत्रकारों को कि आप कोई खबर हमारे खिलाफ लिखेंगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। अब आप ये देखिए कि किस हद तक चापलूसी का माहौल बना दिया गया है कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू की तस्वीरें निकल कर आई कि वो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, वो अमित शाह के साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ बैठा हुआ है, वो आपके धर्मेंद्र के साथ है, हेमा मालिनी के साथ है, सनी देओल के साथ है, वो पूरे देओल फैमिली के साथ खड़ा हुआ है। क्या किसी भी टीवी चैनल में आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है? उधर टिकैत को रोते हुए तो सारे दिखा रहे हैं और वहां पे खाली हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं, जो मार के भगा दिया कुछ लोगों ने, उपद्रवियों ने, जो किराए के गुंडों ने वहां पर कल वहां पर सिद्धू बॉर्डर पर तोड़ फोड़ करी, उसको दिखा रहे हैं। लेकिन वो जो तस्वीरें दीप सिद्धू जिसने झंडा लगाया वहां पर, पताका लहरा दी, जिसको कहा गया कि ये खालिस्तान की थी, जबकि वो खालिस्तान की नहीं थी, वो सिख धर्म की पताका, खालिस्तान की तो पीले रंग का झंडा है उनका। तो वो जो उसने झंडा फहरा दिया वहां पर, तो वो सिख धर्म का है। बिल्कुल सही। और आप इशारा कर रहे हैं कि जो भजन मंडली बना हुआ है वो आगे बढ़ रहा है, जो भजन मंडली नहीं बना हुआ है, सही दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन मैं एक तरफ आपसे कुछ समझना चाहता हूं, हर जरा सी बात पर NSA लगा दिया जाता है। अभी विनोद दुआ जी पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक FIR दर्ज कर दी गई उनके यूट्यूब शो को लेकर। तो ये जो NSA लगा दिया जाता है, देशद्रोह लगा दिया जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खुद संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि आखिर ये मजाक बना के रख दिया देशद्रोह का और NSA का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी सत्ता है, बहुत बड़ी शक्ति है और उसकी मंशा, उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और मुझे लगता है अंतोगत्वा कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे निगाह डालनी ही पड़ेगी। और आपने देखा ये कि अर्नब गोस्वामी के मामले में जो उनके कमेंट आए हैं, चाहे अर्नब गोस्वामी को हम कितना मर्जी बड़ा खलनायक कहें और वो कई मामलों में खलनायक हैं भी, लेकिन बावजूद इसके जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर है। तो वो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है और देश की तमाम अदालतों में भी ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार की जो मंशा है, वो सरकार की मंशा ऐसा माहौल बना देने की है, किसी अकरम रईस खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तो उनके निकट के, उनको जानने वाले 100 पत्रकार जो हैं वो भजन मंडली की ओर चल देंगे। तो ये जो सारी जो भेड़ें हैं वो अपने बाड़े में इकट्ठा की जा रही हैं, जो बाड़े से बाहर भेड़ रह जा रही है उस पर चाबुक चलाए जा रहे हैं। तो ये उसी तरह का चाबुक था जो हमने अभी देखा।
बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली, वक्त दिया। शुक्रिया आपका। फिर आपसे किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।